Hello students, this is your teacher Ma'am Bushra Shehzad Khan, and today we will shed light on the topic strategic management. As you can see, the topic is mentioned in the cloud area और इसको पढ़ने के लिए हम एक ट्रिगर का सहारा लेंगे। ट्रिगर में मेंशन हुआ हुआ है POLC, एक एक्रोनियम। P stands for planning, O stands for organizing, L stands for leading and C stands for controlling. Remember students, ये वो functions हैं जो आपने fundamentals of management के कोर्स में पढ़े थे। अब इसी से हम strategic management की definition drive कर लेते हैं in simple words। जो P वाला पार्ट है दैट इज प्लानिंग, इट इज रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक डिजाइनिंग और स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन. Organizing and leading is all about strategic implementation or execution. And the third phase, which is C, controlling, is related to strategic evaluation. Strategic evaluation हम already chapter number 4 measuring organizational effectiveness में discuss कर चुके हैं, and today we will particularly shed light on strategic designing and strategic implementation. स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, दैट इज ऑल अबाउट गोल सेटिंग. अगर मैं कहूं कि स्ट्रैटेजिक डिजाइनिंग क्या है तो सिंपल वर्ड्स पे हम कहेंगे यहाँ पे आप अपने गोल्स को सेट करते हैं. अब क्वेश्चन यही रेज होता है कि गोल सेटिंग एक मीन है या एंड है. आई अगेन रिपीट, गोल सेटिंग प्रोसेस, इज इट अ मीन और एन एंड? यस, इट्स एन एंड. और इस एंड को अचीव करने के लिए, इस अल्टीमेट टारगेट को अचीव करने के लिए आप करते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस. और एनवायरमेंटल एनालिसिस के दो मेजर टूल्स हैं जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे. वन इज सॉट एनालिसिस, जो कि आपको इस स्लाइड में नजर आ रहा है, एंड सेकेंड वन इज पेस्टल एनालिसिस, जो कि हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट के चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो अगर आपने गोल्स को सेट करना है तो पहले आपको एनवायरमेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है, और सॉट एनालिसिस उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट डज सॉट स्टैंड फॉर? हियर एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, W stands for weakness, O stands for opportunities and T stands for threats. आप एक एग्जाम्पल से हम सॉट एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने कोका कोला एक कंपनी है, और अगर हम कोका कोला का सॉट एनालिसिस करें तो कोका कोला की स्ट्रेंथ्स क्या बनती हैं? इट हैज़ वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इट हैज़ एस्टैब्लिश ब्रांड नेम, इसके पास फाइनेंशियल कैपिटल है, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा वेराइटी है, लाइक वाटर इज़ देयर, जूसेस इज़ देयर, एनर्जी ड्रिंक्स आर देयर. और अगर हम इसके वीकनेस की बात करें तो हमें पता है कि वाटर एक स्केर्स कमोडिटी है. तो जब वाटर एक स्केर्स कमोडिटी है तो उसके लिए आपको हाई कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी. जब हाई कॉस्ट लगेगी तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज ऑपरेटिंग रेवेन्यूज. जो थर्ड क्वाड्रेंट हमने डिस्कस करना है दैट इज बेसिकली अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटीज कोका कोला के लिए क्या है? कोका कोला ने रिसेंटली एक MOU साइन किया है विद एन ऑस्ट्रेलियन बेस्ड ऑर्गेनिक एंड रॉ कंपनी, और इस ज्वाइंट वेंचर में वो हेल्दी और ऑर्गेनिक ड्रिंक्स प्रोड्यूस करेगा. यानी कि वो अपना पोर्टफोलियो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है, कस्टमर्स की नीड जो डेवलप हो रही हैं उनको टैप कर रहा है. इन दी एंड हम डिस्कस करेंगे कि कोका कोला के लिए थ्रेट्स क्या है. सबसे पहला थ्रेट तो ये हो सकता है कि करेंसी फ्लक्चुएशन, जिसकी वजह से अर्निंग्स अफेक्ट होती हैं. नंबर टू, पीपल आर हैविंग मोर अवेयरनेस और इंक्लिनेशन टूवर्ड्स हेल्दी बेवरेजेस, जबकि कोका कोला एक फिजी ड्रिंक है. एंड नेक्स्ट इज नेचुरल कैलेमिटीज या नेचुरल डिजास्टर भी, जैसे लोकस्ट अटैक इंडिया में आया हुआ है, तो ये भी बेसिकली जो है आपके थ्रेट्स में कंसिडर किया जा सकता है. अब इस शॉर्ट एनालिसिस के बाद कोका कोला कोई बेहतर अपने लिए गोल सेटिंग कर सकती है. फर्दर अगर हम स्ट्रैटेजिक डिजाइनिंग की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं. विजन आता है, मिशन स्टेटमेंट आता है, ऑपरेशनल गोल्स की हम बात करते हैं, एंड इन द एंड वी टॉक अबाउट स्ट्रेटजी. अब हम इलेबोरेट कर लेते हैं वन बाय वन ईच ऑफ द कंपोनेंट.
Okay, students, before proceeding further, I just need to remind you we are discussing strategic management, which is basically divided into 3 steps. सबसे पहले हम strategy डिज़ाइन करते हैं, फिर हम strategy को implement करते हैं, फिर हम strategy को evaluate करते हैं. So far, we are basically discussing strategic designing process. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो different components strategic designing में आते हैं, like vision है, mission statement है, operational goals हैं, strategies हैं, what are they all about? So starting with the vision statement. Vision क्या है अगर कोई क्वेश्चन ये रेस करे? विजन बेसिकली एक ड्रीम है. विजन बेसिकली एक फ्यूचर रोड मैप है. वॉट यू वॉन्ट टू अचीव 5 years और 10 years डाउन द लाइन. 5 साल बाद, 10 साल बाद आप अपनी कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं? दिस इज अ विजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिशन स्टेटमेंट. अब मिशन क्या है? मिशन बेसिकली बात करता है पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस की. आपकी कंपनी का बिजनेस स्कोप क्या है? एक्चुअली एट प्रेजेंट व्हाट यू आर डूइंग टू अचीव द विजन. विजन और मिशन स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं. ब्रांड का लोगो आपको बेटा नजर आ रहा होगा. दिस इज टेस्ला. टेस्ला ऑटोमोबाइल कंपनी में बहुत बड़ा नाम है और ये लिंक क्लिक करके आप टेस्ला के विजन और मिशन को स्टडी कर सकते हैं. आई कैन गिव यू अ वर्बल ओवरव्यू एंड अ क्विक ओवरव्यू जिससे आपको आइडिया हो जाए कि टेस्ला का विजन क्या है और टेस्ला का मिशन स्टेटमेंट क्या है. अगर हम टेस्ला की विजन की बात करें, so it is basically, I quote, to create the most compelling car company of the 21st century by driving the world's transition to electric vehicles. I again repeat, to create the most compelling car company of the 21st century by driving the world's transition to electric vehicles. What does it mean? यहाँ से 2 से 3 कंपोनेंट्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिससे हमें टेस्ला का विजन पता चल सकेगा. एक तो पहला कंपोनेंट था मोस्ट कंपेलिंग कार कंपनी, विच मीन्स टेस्ला लीडिंग पोजीशन एंजॉय करना चाहता है. टेस्ला पाइनियर बनना चाहता है इन व्हाट? इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ताकि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ट्रांजिशन को जल्द से जल्द मुमकिन बना सके. ये टेस्ला का विजन है और ये उसके एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट होता है. जो भी उसके मॉडल आता है, जो भी साइबर ट्रक की इन्वेंशन वो लेकर आता है, जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, विजन इज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इन इट्स एक्शंस. नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मिशन स्टेटमेंट. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ, वक्त के साथ साथ टेस्ला के मिशन में भी तब्दीली आई है. पहले टेस्ला का मिशन था टू एक्सेलरेट वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, और अब जो इसका मिशन है दैट हैज़ बीन चेंज टू एक्सेलरेट वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी. अब इस बात का क्या मकसद हुआ? पहले वो बात कर रहे थे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की, अब नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल एनर्जी. इट मीन्स वो अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करके वो अपनी ग्रीन इकोनॉमी या जिसे कहना चाहिए ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव हो रहे हैं, विच इज़ हेल्पफुल फॉर द कम्युनिटी इन द लॉन्ग टर्म. सो दिस इज़ द विजन एंड मिशन जो कि टेस्ला का है और ये उसके प्रोडक्ट्स में भी या उसके कार्स में भी नज़र आता है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड द पॉइंट टू पॉन्डर इज स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके सामने रेस करती हूँ. क्या विजन और मिशन को डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है? आई अगेन रिपीट, क्या विजन और मिशन स्टेटमेंट को डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है? फॉर इंस्टेंस मैं आपके सामने एक मिसाल रखती हूँ. अगर कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और वो ये दावा करता है कि हम एक्सेलेंसी पे या वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो क्या विजन और मिशन से डायरेक्टली ये बात अचीव हो सकती है या एनालाइज हो सकती है या एग्जामिन हो सकती है? एक्चुअली नो. क्योंकि विजन और मिशन बेसिकली आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देते हैं. दे आर बेसिकली द कम्युनिकेशन टूल्स फॉर स्टेक होल्डर्स. दे बेसिकली वर्क एट एब्स्ट्रैक्ट लेवल और इम्प्रेशन डेवलप करने के लिए ये जो बेसिकली स्टेटमेंट्स हैं यूज़ होते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब आप ये कहेंगे कि मैम विजन और मिशन स्टेटमेंट में जो क्लेम्स किए जा रहे हैं फिर उनकी अकॉम्प्लिशमेंट को कैसे इवेलुएट किया जाएगा? For that, we need to go towards the next part, which is operational goals and strategy. अब हम अपने डिस्कशन को फर्दर एक्सटेंड करते हैं और ये देखते हैं कि विजन और मिशन को एक्चुअली
ऑन ग्राउंड्स किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, और उसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे ऑपरेशनल गोल्स एंड स्ट्रैटेजी। स्टार्टिंग विद द ऑपरेशनल गोल्स, सवाल यह है कि ऑपरेशनल गोल्स क्या हैं। दे आर बेसिकली स्पेसिफिक इन नेचर, दे आर डिपार्टमेंट वाइज, दे आर शॉर्ट टर्म। रूटीन के प्रोसीजर्स जो है वो आपको ऑपरेशनल गोल्स से पता चलते हैं। एसओपीज बनाना ऑपरेशनल गोल्स के अंडर आता है। एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, जो बात हुई थी कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम अपना विजन और मिशन अचीव कर रहे हैं, उसके लिए हम ऑपरेशनल गोल्स को बनाएंगे विच आर मेजरेबल। आई अगेन रिपीट, हम ऑपरेशनल गोल्स बनाएंगे विच आर मेजरेबल। और मेजरेबल किस तरीके से बनाएंगे, उसके लिए हम KPIs डिजाइन करते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हम डिजाइन करते हैं। अब इसको हम रियल लाइफ से समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेशनल गोल्स कैसे बनाए जाते हैं। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल हाईलाइट की है, ये है क्वालिटी एजुकेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि यूएनओ ने बनाए हैं, उसका गोल नंबर 4 इज अबाउट क्वालिटी एजुकेशन। गोल तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, जैसे अभी बात हुई कि गोल आपको एक वाइड पर्सपेक्टिव देता है। गोल कुछ इस तरीके से है कि इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रोमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। आई अगैन रिपीट, जो यूएनओ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से है, वो कुछ इस तरीके से है। इंश्योर quality education and promote lifelong learning opportunities for all। अब ये तो आपका जो है वो लॉन्ग टर्म गोल हो गया, या काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डील कर रहा है। इसको अचीव करने के लिए आप डिज़ाइन करेंगे KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, KPIs में कोई ना कोई डिजिट, कोई ना कोई न्यूमेरिक ज़रूर इंक्लूड करना है, तभी तो आप उसको मेजर कर सकेंगे, तभी तो वो चीज़ क्वांटिफाई हो सकेगी। आई अगेन रिपीट, KPIs डिज़ाइन करते वक्त उसमें कोई ना कोई टाइमलाइन, कोई ना कोई डिजिट, कोई ना कोई न्यूमेरिक ज़रूर ऐड करना है, ताकि आप उस प्रोग्रेस को जो है क्वांटिफाई कर सकें या उसको मेजर कर सकें। अब मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन के जो KPIs है, रियल में जो KPIs है वो मैं बता देती हूँ। नंबर वन गोल इनका जो KPI टारगेट है, दैट इज बाय 2030, टाइमलाइन आ गई, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स कंप्लीट क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ऑल का मकसद यह है कि आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है, वो तमाम तर बॉयज एंड गर्ल्स दे शुड गेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। गोल का जो टारगेट नंबर 2 है, KPI नंबर 2 है क्वालिटी एजुकेशन का, वो कुछ इस तरीके से है। बाय 2030 all boys and girls have access to early childhood development, that is pre primary education। so did you note कि हमने यहाँ पे टाइमलाइन भी दी है, और यहाँ पे ऑल का जो वर्ड या ऑल का जो की वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, इट मीन्स उस कंट्री के जितनी भी पॉपुलेशन है, प्राइमरी एजुकेशन के हवाले से या सेकेंडरी एनरोलमेंट पे जितने भी बच्चे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, आप उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम अपना विजन या मिशन स्टेटमेंट अचीव कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे मेंशन हुई हुई है, दैट इज़ बेसिकली स्ट्रैटेजी। आपको याद होगा कि अभी शुरू में हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि गोल सेटिंग इज एन एंड और अ मीन। तो ये डिसाइड हुआ था कि गोल सेटिंग इज बेसिकली एन एंड। तो अब क्वेश्चन ये है कि मीन्स हम किसे कहते हैं। स्ट्रैटेजीज आर बेसिकली द टेक्निक्स, मीन्स और चैनल्स जिसके बदौलत आप अपने अल्टीमेट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये गोल है कि नेक्स्ट क्वार्टर में आप अपनी 30% सेल्स इंक्रीज करेंगे। आई अगेन रिपीट, फॉर इंस्टेंस आपका जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि आप नेक्स्ट क्वार्टर तक अपनी 30% सेल्स को इंक्रीज करेंगे। अब उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या डिज़ाइन करेंगे जिससे वो गोल अचीव हो सके, वो टेक्निक्स क्या होंगी, वो टूल्स क्या होंगे, वो मेथड्स क्या होंगे, वो चैनल्स क्या होंगे। यू विल रिलाई ऑन BTL एक्टिविटीज़, you will rely on ATL activities, और you will rely on digital marketing। तो इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए आप प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट होगी तो लोगों की परचेजिंग होगी, और परचेजिंग होगी तो फिर आपका जो रेवेन्यू है या आपका जो सेल्स टारगेट है वो अल्टीमेटली मीट होगा।
So far, we have completed the first phase of strategic management, which is strategic designing, जिसमें हमने विजन की बात करी, जिसमें हमने मिशन स्टेटमेंट की बात की, जिसमें हमने ऑपरेशनल गोल्स की बात की, एंड इन द एंड वी टॉक अबाउट स्ट्रेटजी। लेकिन एक बहुत अहम सवाल है जो यहाँ पे रेज होता है, वो ये कि क्या ये जो कंपोनेंट्स आपके सामने मेंशन है, विजन, मिशन, ऑपरेशनल गोल्स, स्ट्रेटजी, शुड दे बी फिक्स्ड? क्या इन्हें फिक्स्ड रहना चाहिए या इनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए? The answer is they should not be fixed, they should be evolving, they should be flexible, they should be evolving with the changing times. अगर हम करंट कोविड 19 पैंडेमिक सिचुएशन को कंसिडर करें 2020 की, तो इसके अंदर बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज किया है और उनके अंदर डिसरप्शंस आई हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने टेस्ला की भी एग्जांपल को डिस्कस किया, जहां पे उसने अपना मिशन स्टेटमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज किया। पहले वो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की बात करते थे, अब वो सस्टेनेबल एनर्जी की बात करते हैं। इसी तरह आपका जो स्ट्रैटेजिक डिजाइनिंग का प्रोसेस है, इसको फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए? द रीजन इज सिचुएशन या अनसर्टेनिटी से हम घिरे हुए हैं। और अगर हम कोविड 19 की सिचुएशन की बात करें, तो इसी एवोल्यूशन या फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो अपने आप को कोविड 19 के बावजूद भी सक्सेसफुल करार देते हैं, जैसा कि गेमिंग बिजनेस हो गया, जैसा कि लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस अमेजोन प्लस, या आपके पास अमेजोन प्राइम या नेटफ्लिक्स हो गया। इसी तरह से एप्पल भी अपने आईफोन्स के लिए सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2020 में रेवेन्यूज इंक्रीज या रेवेन्यूज शो करता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर्स या एप्स को भी डिस्कस करना ज़रूरी है। कोविड 19 की वजह से इनके बिजनेसेस में भी बूस्ट आया है, जिसमें आपके पास गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया। तो द थिंग इज दैट स्ट्रेटेजिक डिजाइनिंग प्रोसेस शुड नॉट बी फिक्स, रादर इट शुड बी फ्लेक्सिबल इन ऑर्डर टू सस्टेन और ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है इस चैप्टर में, दैट इज़ मोर एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कैसे डिज़ाइन करो, स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। इट इज़ ऑल अबाउट टेक्निक्स, चैनल्स और मीन्स टू अचीव द अल्टीमेट टारगेट। लेकिन एक बात और बहुत अहम है स्ट्रैटेजी के हवाले से, वो ये कि स्ट्रैटेजी ऐसी डिज़ाइन करो जो कि आपको कंपैटिटिव एडवांटेज गेन करके दे। वन टाइम मोर स्टूडेंट्स, स्ट्रैटेजी ऐसी डिज़ाइन करो जो आपके राइवल पे आपको कंपैटिटिव एडवांटेज गेन करके दे। अब कंपैटिटिव एडवांटेज गेन कैसे किया जाए, इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास चार फ्रेमवर्क्स हैं जिसको हम एट लेंथ डिस्कस करेंगे। हम पॉटर का फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे, नंबर टू माइल्स एंड स्नो को डिस्कस करेंगे, चैंडलर्स को डिस्कस करेंगे, एंड इन दी एंड वी विल डिस्कस अबाउट मिलर्स इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजी हैं, सिंपल हमने एग्जांपल्स देखनी है और कंपैटिटिव एडवांटेज को एनालाइज करना है कि आप अपने सामने वाले कंपैटिटर को किस तरह से सप्रेस करते हैं या उस पर अपर हैंड इंजॉय करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, हमें साथ साथ ये भी देखना होगा कि स्ट्रैटेजी का रिलेशनशिप स्ट्रक्चर के साथ क्या बनता है। अगर ये स्ट्रैटेजी होगी तो ये अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम या तो मैकेनिकल कंसिडर करेंगे या ऑर्गेनिक कंसिडर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कंपैटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए जो फ्रेमवर्क सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है माइकल पॉटर का। माइकल पॉटर को हम दो एस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में हम मार्केट फोर्सेस के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में हम कंपैटिटिव स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द मार्केट फोर्सेस, पहले मैं हेडिंग्स को रीड आउट करूंगी, उसके बाद मैं आपको वन बाय वन इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगी। यहाँ पे हम बात करेंगे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स की, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स की, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स की, सेकेंड लास्ट इज थ्रेट ऑफ राइवल्स, और इन दी एंड हम बात करेंगे थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट की। सो स्टार्टिंग विद द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ये जो थ्रेट है, जस्ट इमेजिन स्टूडेंट किस कंपनी को फेस होगा। कॉमन सेंस की बात है, वो कंपनी जो कि ऑलरेडी पहले से एस्टेब्लिश
करती है, उसको न्यू कमर या न्यू प्लेयर या न्यू एंट्रेंट का खौफ होगा या थ्रेट होगा। फॉर इंस्टेंस नाइकी के एग्जांपल को डिस्कस करते चलें। नाइकी को जब पता चला एक न्यू कमर या एक न्यू प्लेयर मार्केट में आने वाला है, दैट गोज बाय द नेम, दैट गोज बाय द ब्रांड अंडर आर्मर। तो नाइकी ने कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी अचीव करने के लिए क्या किया, उसका एक एथलीट्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ करता था स्पार्क के नाम से। वो काफ़ी अरसे से डीएक्टिव हो गया था, उसको दोबारा से रीलॉन्च किया और एथलीट्स को उस प्रोग्राम से मुतारिफ करवाया ताकि लोग अंडर आर्मर की तरफ मूव ना करें और अल्टीमेटली नाइकी को ही जो है वो कंसिडर करें। सो दिस इज हाउ कंपेटिटिव एडवांटेज इज गेन्ड। जो सेकंड हमने फैक्टर यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अब सप्लायर के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है, जो रॉ मटेरियल आप उससे खरीद रहे हैं, जो सप्लाईज आप उससे खरीद रहे हैं, वो उसका सिंगल सेलर है या आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद है। आई अगेन रिपीट, सप्लायर आपके पास उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के लिए सिंगल अवेलेबल है या मल्टीपल सप्लायर्स अवेलेबल हैं। फॉर इंस्टेंस उस रॉ मटेरियल के लिए आपके पास सोल सप्लायर या सिंगल सप्लायर मौजूद है, तो अल्टीमेटली सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको डिक्टेट कर सकता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका जो भी रॉ मटेरियल हो वो आपके पास मल्टीपल सप्लायर्स के पास मौजूद हो, ताकि आप जो है वो कंपेटिटिव या जिसे कहना चाहिए आप भी अपनी बार्गेनिंग कर सकें। अगर हम के इलेक्ट्रिक की एग्जांपल लें, के इलेक्ट्रिक इज़ द सोल सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब के इलेक्ट्रिक जो भी टैरिफ चार्ज करेगा, कस्टमर को अल्टीमेटली वो पे करना है, क्योंकि अभी एज सच कोई ऑल्टरनेटिव मार्केट में मौजूद नहीं है के इलेक्ट्रिक के लेवल का। सो दिस इज़ द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, और इस तरह से आप अपना कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करते हैं। द थर्ड वन इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। इसके अंदर पूरी की पूरी जिसे कहना चाहिए मार्केटिंग जो है वो रिवॉल्व करती है। अगर आप कस्टमर लॉयल्टी चाहते हैं तो आप ये चाहेंगे कि आपका जो कस्टमर है वो स्विच ना करे, ब्रांड स्विच ना करे, जिसके लिए आप अपनाते हैं या लेते हैं प्रमोशनल टैक्टिक्स, बाय टू गेट वन फ्री ऑफर और वैल्यू एडिशन फैक्टर, वैल्यू एडिशन फीचर। ये सब इसीलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपका जो कस्टमर है वो आपसे लॉयल रहे और रिपीटेड परचेजेस करे। This is how competitive advantage is gained against the rival. जो नेक्स्ट जो चीज हमने डिस्कस करनी है फैक्टर, दैट इज थ्रेट ऑफ कंपेटिटर्स या थ्रेट बिटवीन राइवल्स। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लगाई हुई है, जियो वर्सेस बोल्ट टीवी। जियो की अपनी जंग है नंबर वन की, और बोल्ट टीवी अपना क्लेम करता है कि वी आर नंबर वन। तो इस तरीके से फॉर इंस्टेंस जियो कोई चीज़ लॉन्च करता है तो बोल उसका बिल्कुल कोई ऑल्टरनेटिव लॉन्च करता है। सो दिस इज हाउ द थ्रेट ऑफ राइवल्स टेक प्लेस। इसी तरह हम यूनिलीवर और पीएनजी में भी इन राइवल्स में भी एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। अगर यूनिलीवर ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसका बिल्कुल जिसे कहना चाहिए वो उसी नेचर का कोई प्रोडक्ट उनका जो राइवल कंपनी है वो भी लॉन्च करेगी, ताकि दोनों का जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मार्केट में बरकरार रहे या वो एक दूसरे पे कंपैटिटिव एडवांटेज गेन करने की कोशिश करें। जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, एंड द लास्ट वन, दैट इज थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट गुड किसे कहते हैं, एक कोमोडिटी की जगह दूसरी कोमोडिटी का इस्तेमाल करना। इसके अंदर हम इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा रूल डिस्कस करेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई अगेन रिपीट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि अगर मैं प्रोडक्ट ए की प्राइस को इंक्रीज कर दूं तो प्रोडक्ट बी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। टी वर्सेस कॉफ़ी इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, और इसी के बेसिस पे आपने स्टूडेंट्स एडवर्टीजमेंट में नोट किया होगा कि इसी तरह से जो है वो आप अपने कंपैटिटर पे अपर हैंड इंजॉय करते हैं। टी वर्सेस कॉफ़ी मैंने एग्जांपल मेंशन की हुई है नेस्कैफे, यानी टी का जो सब्सटीट्यूट है वो कॉफ़ी है, और नेस्कैफे ने अपनी एडवर्टीजमेंट में बाकायदा टी को डायरेक्टली हिट किया था, ताकि आपका बीइंग अ सब्सटीट्यूट आप मार्केट में फ्लरिश कर जाएं, पेनिट्रेट कर जाएं, मार्केट शेयर आपका ज़्यादा हो जाए, और आपका जो सेकंड गुड है, सब्सटीट्यूट गुड है, जिसकी या तो प्राइस ज़्यादा हो रही है या उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, उसके बनिस्बत आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा तरजीह दी जाए। पॉटर के फ्रेमवर्क में जो हमें नेक्स्ट एस्पेक्ट डिस्कस करना है, दैट इज कंपैटिटिव स्ट्रैटेजीज। तीन स्ट्रैटेजीज हैं हमारे पास, लो कॉस्ट लीडरशिप, नंबर टू इज डिफरेंशिएशन, एंड नंबर थ्री इज फोकस, या दूसरे लफ्जों में हम इसको बोलेंगे नीश। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। लो कॉस्ट लीडरशिप,
कौन ज़्यादातर फॉलो करता है? वॉलमार्ट की बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे सामने है। उनका तो बल्कि जिसे कहते हैं स्लोगन ही क्या है, EDLP, एवरीडे लो प्राइसेस, यानी कि कम प्राइसिंग पे रीजनेबल क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने कस्टमर को देना। यहाँ तक इनकी मैनेजमेंट कहती है, टॉप मैनेजमेंट, अगर कोई कंपेटिटर मार्केट में आ भी जाए तब भी हम अपने प्रॉफिट्स आराम से अर्न कर सकते हैं। तो वॉलमार्ट बेसिकली किस चीज़ पे काम करता है? स्टेबल मार्केट हो जहाँ पे कंज्यूमर का प्राइस कॉन्शियस होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो डिज़ाइन को कौन सा फॉलो होगा? वो प्रोडक्ट जो कि मासेस के लिए है, वो प्रोडक्ट जो कि स्टेबिलिटी में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे एज सच कोई नित नई इनोवेशन नहीं आ रही है। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन विल बी मैकेनिकल और ऑर्गेनिक। द राइट आंसर इज यस, इट इज मैकेनिकल। सेकेंड जो स्ट्रैटेजी हमारे सामने है दैट इज डिफरेंशिएशन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल कंसिडर की है एप्पल कॉरपोरेशन की, एप्पल कंपनी की। एप्पल बेसिकली एक एलीट ब्रांड है, प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर सकता है क्योंकि कॉन्स्टेंटली इनोवेशन लेकर आ रहा है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऐड ऑन करता चला जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन हम फॉलो करेंगे, डायनामिक एनवायरनमेंट है, इनोवेशन रोज रूनुमा हो रही है, the design will be organic and it is not mechanical. थर्ड जो एस्पेक्ट हमारे सामने है फोकस या नीश। नीश के मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करना नीश कहलाता है। अब इसके अंदर भी फर्दर दो टाइप्स हैं, वही टाइप्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लो कॉस्ट लीडरशिप की और डिफरेंशिएशन की। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मेंशन है। अगर हम टेस्ला साइबर ट्रक की बात करें तो ये नीश में लो कॉस्ट पे आएगा या डिफरेंशिएशन में आएगा? द राइट आंसर इज डिफरेंशिएशन। और इसी तरह अगर हम माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक्स या MF बैंक्स की बात करें तो ये लो कॉस्ट लीडरशिप के डोमेन में कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरीके से आप कंपैटिटिव एडवांटेज गेन करते हैं। सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट जो हमने डिस्कस करना है कंपैटिटिव एडवांटेज के हवाले से या स्ट्रैटेजी के हवाले से, वो है माइल्स एंड स्नो का फ्रेमवर्क। माइल्स एंड स्नो चार फैक्टर्स पे बात करता है: प्रोस्पेक्टर, defender, analyzer and reactor. I again repeat: prospector, defender, एनालाइजर एंड रिएक्टर। स्टूडेंट्स मैं आपको सिंपल एग्जांपल पुट अप करूंगी और उससे आप प्रोस्पेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे। प्रोस्पेक्टर में मैं एग्जांपल रख रही हूँ गूगल की। अब गूगल के अगर मैं एग्जांपल कंसिडर कर रही हूँ तो गूगल का पोर्टफोलियो या प्रोडक्ट कितना वाइड है, यू ऑलरेडी नो। गूगल क्रोम, जीमेल, गूगल मीट, गूगल असिस्टेंट, गूगल क्लाउड स्टोरेज, गूगल मैप, गूगल स्कॉलर, गूगल ट्रांसलेटर, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, गूगल प्लस, यूट्यूब, गूगल ड्राइव एंड गूगल प्ले स्टोर एंड सो मैनी अदर थिंग्स। तो क्या कोई और सर्च इंजन याहू या MSN इसके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल है? नो। तो हम गूगल की एग्जांपल से प्रोस्पेक्टर के क्या करेक्टरिस्टिक्स ड्राइव कर सकते हैं? इट वर्क्स ऑन इनोवेशन, it works on risk taking, it works on first mover advantage, and it deal with the uncertainties और dynamic और unpredictable environment। जो सेकेंड एस्पेक्ट हमारे सामने है वो है डिफेंडर। डिफेंडर के लिए जो एग्जांपल मैंने यहाँ कोट की हुई है दैट इज किरियाना या यूटिलिटी स्टोर्स, स्टेट ओन्ड यूटिलिटी स्टोर्स जो कि पुअर मासेस को या अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सब्सिडाइज रेट पे कमोडिटीज या गुड्स प्रोवाइड करते हैं। अब आप इसके करेक्टरिस्टिक्स बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हैं। क्या करेक्टरिस्टिक्स बने? नैरो सेगमेंट, स्टेबल एनवायरनमेंट, पेनिट्रेशन, कोई एज सच इनोवेशन नहीं है और लिमिटेड सेट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। जो थर्ड फैक्टर हमारे पास माइल्स एंड स्नो के फ्रेमवर्क में है दैट इज बेसिकली एनालाइजर। एनालाइजर में मैंने जो एग्जांपल कोट की है दैट इज बेसिकली अमेजोन। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात यहाँ पे बताती चलूँ, अमेजोन जो है वो बेसिकली कैपिटलाइज करता है ऑन बोथ, लाइक ऑन बोथ प्रीवियस स्ट्रैटेजीज। प्रोस्पेक्टर और डिफेंडर इन दोनों के करेक्टरिस्टिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं, यानी कि मिला जुला रुझान। प्रोस्पेक्टर के भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ मिलेंगे और डिफेंडर के भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अमेजोन पे ये एग्जाम्पल कैसे अप्लाई होती है। यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, अमेजोन का जो इनिशियल बिजनेस है वो क्या था? दैट इज बेसिकली ई कॉमर्स या ऑनलाइन रिटेलिंग स्टोर।
लेकिन हाल ही में उसने अमेज़न प्राइम या लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस भी लॉन्च की है। तो इट मीन्स प्रोस्पेक्टर इनोवेशन वक़्त के साथ-साथ अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई भी किया और जो उनका ओल्ड स्कूल या जिन जो उनका प्रीवियस प्रोडक्ट लाइन थी या जो उनके प्रीवियस सर्विसेज़ थी, वो भी उनकी साथ-साथ कंसिडर हो रही हैं या चल रही हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम मज़ीद एग्ज़ाम्पल को अगर डिस्कस करें, एप्पल भी इसी में आ जाता है। एप्पल अपने आईफ़ोन्स तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, लेकिन साथ-साथ एप्पल ने भी अपना लाइव स्ट्रीमिंग चैनल टीवी प्लस के नाम से लॉन्च कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, एक दफ़ा दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। प्रोस्पेक्टर हमने पढ़ा जिसमें हमने गूगल की एग्जांपल को डिस्कस किया। ओडी यहाँ पर क्या होगा, यू कैन ईजिली रिकग्नाइज ओडी और ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन विल बी ऑलवेज ऑर्गेनिक। डिफेंडर हमने पढ़ा, डिफेंडर में हमने किरियाना या यूटिलिटी स्टोर्स के एग्जांपल को डिस्कस किया। और यहाँ पे आपके पास जो है डिफेंडर में जो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन फॉलो होगा दैट विल बी बेसिकली, यस यू आर राइट, इट विल बी बेसिकली मैकेनिकल। अमेजोन में एनालाइजर में तो आपके पास दोनों ही होंगे, मैकेनिकल भी होगा और ऑर्गेनिक भी होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिएक्टर अप्रोच। रिएक्टर में जो एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन हुई हुई हैं दैट इज कराची यूनिवर्सिटी, केयू या एनईडी यूनिवर्सिटीज। अब मैंने इसको रिएक्टर में क्यों प्लेस किया है, आई अगैन रिपीट, मैंने इसको रिएक्टर में क्यों प्लेस किया है, जब तमाम तर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर ली थी, उसके बिल्कुल आखिर में जाके इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट किए। बिल्कुल सब कुछ होने के बाद, सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करने के बाद, बिल्कुल इन दी एंड उन्होंने सिचुएशन पे रिएक्ट किया। और यहाँ पे डिज़ाइन क्या बनता है, डिज़ाइन इज़ ऑलवेज मैकेनिकल, डिज़ाइन इज ऑलवेज मैकेनिकल। एक और कॉन्सेप्ट आपने मार्केटिंग में पढ़ा होगा, लेगर्ड, वो भी रिएक्टर में ही अप्लाई होता है। यानी वो कंज्यूमर जो बिल्कुल सबसे आखिर में जाके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, जिसको फोर्सफुली प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं लेगर्ड। और रिएक्टर में ये एग्जाम्पल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंसिडर की जा सकती है। तो हमने कंपैटिटिव स्ट्रैटेजी के हवाले से फ्रेमवर्क डिस्कस करना है, वो है चैंडलर का। आई अगेन रिपीट, कंपैटिटिव स्ट्रैटेजी में जो थर्ड अप्रोच है दैट इज ऑफ चैंडलर। बहुत सिंपल अप्रोच है। इसमें सिंपल हमने क्या चीज़ चेक करनी है, दो चीज़ों का हमने कोरिलेशन या रिलेशनशिप चेक करना है, दैट इज स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी। स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टाइमलाइन बढ़ेगी, जैसे जैसे कंपनी का लाइफ स्पैन बढ़ेगा, उसके स्ट्रक्चर में भी तब्दीली आएगी। क्योंकि रीज़न इज स्ट्रैटेजी बदल रही है और स्ट्रैटेजी बदलने का मकसद ये हुआ कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई हो रहा है। जब आपका स्ट्रक्चर सिंपल होता है तो आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन होती है। जब आप फर्दर आगे बढ़ते हैं, जब आपका स्ट्रक्चर फंक्शनल होता है, तो प्रोडक्ट लाइन मज़ीद इंक्रीज होती है। और इन दी एंड जब आप डिविजनल या डाइवर्सिफिकेशन या एस बी यूज़ क्रिएट करते हैं, तो फर्दर जो है वो आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ है वो चेंज होती हैं और आप वर्टिकल इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पे भी चले जाते हैं। इट मीन्स जैसे जैसे टाइमलाइन इंक्रीज होगी, आपको टाइमलाइन में यहाँ पे कुछ जिसे कहना चाहिए टाइम पीरियड्स नज़र आ रहे होंगे। सिंपल पे टी है आपका टाइम, फंक्शनल में टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ, डिविजनल में टाइम पीरियड और इंक्रीज हुआ। तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, स्ट्रैटेजी भी चेंज होती है। अप्रोच के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसके कुछ फ्लॉज भी हैं। वो फ्लॉज ये हैं कि चैंडलर ने कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं रखा। नंबर वन, ये जो रिसर्च कंडक्ट की गई या ये जो सर्वे कंडक्ट किया गया, ये सिर्फ महज लार्ज वेल एस्टेब्लिश्ड या जाइंट या पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस जैसा कि जनरल मोटर्स जैसी कंपनी पे किया गया। एसएमईज या सर्विस सेक्टर कंपनीज को कंसिडर नहीं किया गया। इसी तरह से पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को भी कंसिडर नहीं किया गया इस सर्वे में। इट मींस हम इस रिजल्ट के जो सर्वे के फाइंडिंग्स हैं या रिसर्च के फाइंडिंग्स हैं, उनको जनरलाइज नहीं कर सकते। दूसरा जो मेजर फ्लॉ है, सैम्पल बाइसनेस के अलावा जो हाईलाइट किया बहुत सारे क्रिटिक्स ने, वो ये था कि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को सिर्फ एक जिसे कहना चाहिए ग्रोथ के तौर पे कंसिडर किया गया।
यहाँ पे स्ट्रैटेजी को जो है वो सिर्फ ग्रोथ कंसिडर किया गया और प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई ध्यान या कोई कंसंट्रेशन नहीं थी। आई अगेन रिपीट, दो मेजर फ्लॉज हैं इस सर्वे के या इस रिसर्च के। एक सैंपल बाइस है, सैंपल गलत सेलेक्ट किया गया और इट वाज नॉट बेसिकली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, जिसकी वजह से जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं है रिजल्ट की। और दूसरी चीज़, स्ट्रैटेजी को सही तौर पे डिफाइन नहीं किया गया, सिर्फ ग्रोथ को कंसिडर किया गया, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ जो कंपनी की बॉटम लाइन होती है प्रॉफिटेबिलिटी, उसको कैसे मुमकिन बनाया जाए, इट वॉज रादर इग्नोर्ड। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक पॉपअप क्वेश्चन है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये थोड़ी देर पहले अभी हमने डिस्कस भी किया कि इज इट फीजिबल टू जनरलाइज द अप्रोच प्रेजेंटेड बाय चैंडलर टू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली द आंसर इज यू डिसअग्री, और उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं वो आप स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रेमवर्क है, विच इज़ द लास्ट फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू कंपैटिटिव स्ट्रेटजी, मिलर की अप्रोच हम डिस्कस करेंगे। टू सम एक्सटेंड ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनोवेशन जो हमने पुरानी अप्रोचेस पढ़ी उससे किससे रिलेट करता है? एनी गेसेस? आई पॉज फॉर अ वाइल। यस, यू आर राइट, इट इज रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टर। सेकेंड जो मिलर का फ्रेमवर्क है, दैट इज मार्केट डिफरेंशिएशन। आई अगेन रिपीट, मार्केट डिफरेंशिएशन। मार्केट डिफरेंशिएशन किससे रिलेट करता है? एनी गेसेस? जो पुरानी अप्रोचेस हमने पढ़ी, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू एनालाइजर। ठीक है जी, यानी आप मिला जुला रुझान रहेगा, प्रोस्पेक्टर के भी फैक्टर्स आएंगे इसके अंदर और डिफेंडर के भी फैक्टर्स आएंगे। थर्ड इज कॉस्ट कंट्रोल। ये तो बहुत ही ईजी है। कॉस्ट कंट्रोल मीन्स कौन कौन सी अप्रोचेस यहाँ पे यूज हो सकती हैं? डिफेंडर भी यूज हो सकती है, लो कॉस्ट लीडरशिप भी यूज हो सकती है और रिएक्टर भी यूज हो सकती है। अगेन द लास्ट वन इज ब्रेथ। ब्रेथ के आपके पास अगेन दो फीचर्स हैं। इनोवेशन, इनोवेशन पे अगेन कौन सी यूज होगी आपके पास? प्रोस्पेक्टर। और स्टेबिलिटी में आपके पास कौन सी यूज हो सकती है? लो कॉस्ट लीडरशिप, डिफेंडर और रिएक्टर। लास्ट में एक ब्रीफ ओवरव्यू कर लेते हैं कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। बेसिकली आज हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस डिस्कस किया विच इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस। स्ट्रैटेजिक डिज़ाइनिंग, जिसमें हमने विजन की बात की, मिशन की बात की, ऑपरेशनल गोल्स की बात की, फिर हमने स्ट्रैटेजी की बात की और स्ट्रैटेजी किस तरीके से डिज़ाइन करनी चाहिए कि आप कंपटीशन या कंपैटिटिव एज गेन कर सकें। और उसका फ्रेम ऑफ वर्क चार स्कूल ऑफ थॉट्स थे, माइकल पॉटर का, माइल्स एंड स्नो का, चैंडलर का। साथ साथ चैंडलर के हमने रिपोर्ट के या रिसर्च के फ्लॉस भी डिस्कस किए। एंड इन दी एंड वी टॉक अबाउट मिलर्स इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क। थैंक यू।